Sides of a right triangular field are 25 meter, 24 meter and 7 meter. At the three corners of the field, a cow, a buffalo and a horse are tied separately with the ropes 3.5 meter each to graze. In the field, find the area of the field that cannot be grazed by these animals. तो इसमें कवि का तात्पर्य क्या है? इसमें कवि ये बोलना चाहता है कि एक फील्ड है, कवि तो नहीं, मजाक कर रहा हूं, एक फील्ड है जो कि राइट एंगुलर है, मतलब राइट ट्राइंगुलर है। इस राइट ट्राइंगुलर फील्ड के डायमेंशंस हमें दे रखे हैं 25 मीटर, ऑब्वियसली सबसे बड़े वाला होगा, देन 24 मीटर एंड देन 7 मीटर। चलो बोल देते हैं इस फील्ड का नाम एबीसी है। अब इसके इस फील्ड के तीनों कॉर्नर्स पे अलग अलग एनिमल्स को बांधा हुआ है। एक कॉर्नर पे काऊ है, एक कॉर्नर पे बफेलो है और एक कॉर्नर पे एक हॉर्स है। और ये सारे कॉर्नर्स पे जो ये एनिमल्स टाइड है, इनके लिए जो रोप की रेडियस है वो 3.5 मीटर है। तो मतलब सपोज करो यहां पे एक एनिमल था, तो ये इस एरिया पे ग्रेजिंग कर सकता है। कितने एरिया पे? इस 3.5 मीटर के सेक्टर पे। समझ गए? ऐसे ही इस कॉर्नर पे एक एनिमल है जिसको टाई करा हुआ है, ये भी यहाँ पे एक सेक्टर वाले रीजन पे ग्रेज कर सकता है और सेक्टर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। एंड लास्ट यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि ये भी 3.5 मीटर की रेडियस पे ग्रेज करने के लिए बांधा हुआ है। हमें ना ये वाला एरिया निकालना है जहां पे ये ग्रेजिंग नहीं कर सकते, दिस एरिया। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दीज थ्री सेक्टर्स, ये निकालना पड़ेगा। सो एरिया रिक्वायर्ड, और ये वही एरिया है जिसपे तीनों एनिमल्स ग्रेजिंग नहीं कर सकते, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। अब उन सेक्टर्स के ना मैं नाम वगैरह नहीं लिख रहा हूं, सीधा वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा 7, हाइट हो गई 24, हाफ इंटू 7 टाइम्स 24। अगर मैं इस तीनों सेक्टर्स के एरियाज की बात करूं तो यहाँ पे जरा नोटिस करो, तीनों सेक्टर्स के लिए एंगल हमें क्या क्या मिल रहे हैं। एंगल हमें क्या मिलेंगे? इसका एंगल ए, इसका एंगल बी, इसका एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आपको अलग अलग सेक्टर्स के एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों के एंगल्स को ऐड करा, 180 डिवाइड करा 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, खत्म। आसान सी बात है, ठीक है। अगर लंबा करके करोगे तो भी एट द एंड ही आने वाला है। इनको ऐड करोगे एंगल्स को तो ओवरऑल टोटल एंगल मिल गया, बाकी सब तो वैसे भी सेम ही था। चलो इसको कैंसिल करा 2 टाइम्स, यहां पे भी 12 टाइम्स कैंसिल, 12 इंटू 7 84 हो गया, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 टाइम्स रेडियस 3.5 का स्क्वायर और नीचे 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल, तो 84 माइनस 11 टाइम्स 35 इंटू 35, डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आ गया और नीचे एक 7 भी हमारे पास में, 7 से 35 कैंसिल 5 टाइम्स, तो 55 टाइम्स 35, तो 84 माइनस 55 टाइम्स 35 अपॉन 100, तो 84 माइनस 1925 अपॉन 100, तो 84 माइनस 19.25 कितना हो गया? 64.75 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जहां पे ये एनिमल्स ग्रेजिंग नहीं कर पाएंगे। आसान सी बात है। एज शोन इन फिगर, अ सेक्टर OAP of a circle with center O containing angle theta AB is perpendicular to radius OA and meets OP produced at B. Prove that the perimeter of this shaded region is tan theta plus sec theta plus pi theta by 180 degree minus 1. तो हमें ये सब दे रखा है कि एक तो ये जो AB लाइन जा रही है ना, ये रेडियस OA के परपेंडिकुलर है और ये OP के एक्सटेंशन से
बी पॉइंट पे मिल रही है, सो दैट मीन्स यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। हमें ना इस शेडेड रीजन की बाउंड्री की लेंथ निकालनी, मतलब हमें जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो क्या है, एक तो आर्क ए पी हमें चाहिए, एक हमें लाइन ए बी की लेंथ चाहिए और दूसरी हमें लाइन बी पी की लेंथ चाहिए। गिवन क्या है कि इसकी रेडियस आर है, सर्कल की रेडियस आर है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ना, एंगल ए ओ बी, सॉरी ये ट्राइंगल ए ओ बी, ये राइट एंगल है कहां पे, ए पे। तो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, शुरू कर सकते हैं। देखो, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, अब इसकी पेरीमीटर में कौन कौन आ रहा है पहले मैं वो लिख रहा हूं, दैट इज एक तो ए बी की लेंथ आ रही है, प्लस एक बीपी आ रहा है या पीबी आ रहा है, प्लस ये जो पीए वाली आर्क है इसकी लेंथ आ रही है, मतलब मुझे ये तीनों चाहिए। यहां पे जो एंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये थीटा भी है, तो आसान से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे पीए वाली आर्क पता पड़ गई, तो फर्स्ट मैं कर रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क पीए। लेंथ ऑफ आर्क पीए क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री टाइम्स 2 पाई आर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, आसान सी चीज है। अब मुझे ना इस ए बी की लेंथ और बीपी की लेंथ चाहिए, ये दोनों लेंथ आ रही है इस ट्राइंगल में से। अब ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पे मुझे ये वाला एंगल भी गिवन है और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, सेकेंड पार्ट करने के लिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर मुझे ये ए बी रिक्वायर्ड है तो ए बी इस थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे है, परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बेस कितना हो गया, ओ ए, और मेरे पास में ट्राइंगल का क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेस, ये रेडियस, तो दैट मीन्स मुझे कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन बेस कितना हो गया, ओ ए, तो ए बी कितना बन गया, ओ ए tan थीटा। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, r tan थीटा। ध्यान से देखो, ओ ए क्या था, ओ ए इज द रेडियस, ये हो गया मेरे पास में सेकंड पार्ट। मेरे पास में देखो ए बी आ गया, मेरे पास में इस आर्क की लेंथ आ गई, दो चीजें आ चुकी है मेरे पास में। अब थर्ड जो मुझे निकालनी है वो निकालनी है बीपी। बीपी जो है ना वो है ओ बी माइनस ओपी, बीपी क्या है, ओ बी माइनस ओपी। सो थर्ड, फिर से इन ट्राइंगल ओ ए बी में ही जाना है मुझे, और मैं क्या निकालने वाला हूं इस बार, बीपी। बीपी इज एक्चुअली ओ बी माइनस ओपी। ओपी कौन है, ओपी इज द रेडियस, और ओबी मुझे कहां से मिलेगा, ये ओबी मुझे मिलेगा फिर से इस ट्राइंगल में से, ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है और मेरे पास में ट्राइंगल का बेस है, तो ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रेशियो होता है, कॉस थीटा। सो फिर से कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस दैट इज ओ ए, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओबी। लेकिन मुझे ओबी चाहिए था यहां से, तो ओबी क्या बना, ओ ए अपॉन कॉस थीटा। तो ओबी क्या बनेगा, देखो ओ ए की वैल्यू आर है और कॉस का इनवर्स होता है सेक थीटा, तो ओ बी इज इक्वल्स टू आर सेक थीटा। अब मैं इसको यहां पे पुट कर सकता हूं इस जगह पे, ओ बी इज इक्वल्स टू आर सेक थीटा माइनस ओपी, ओपी इज आर, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया। चलो कॉमन तो बात की बात है, बट मैं इसको ऐसे रख रहा हूं अभी। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, थर्ड पार्ट दैट इज बीपी। मेरे पास में बीपी की लेंथ आ गई, मेरे पास में ए बी की लेंथ आ गई, और मेरे पास में ऑलरेडी आर्क की लेंथ थी। इन तीनों चीजों को उठा के मुझे इसमें पुट करना है, तो पुट करते हैं, जगह बहुत कम बची है तो यहां पुट कर लेते हैं। सो ए बी इज आर tan थीटा प्लस पीबी या बीपी इज आर sec थीटा माइनस 1, और लास्ट बचा है थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर, थीटा बाय 360 डिग्री टाइम्स 2 पाई आर। 2 से ये 360 कैंसिल, नीचे रह गया 180 डिग्री। अब आप देख रहे हो सब में आर कॉमन है, यहां पे ना आर था, यहां आर सेक थीटा माइनस आर था, यह सब में से आर कॉमन निकाला, तो इन सब में से आर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा tan थीटा, एक बचेगा सेक थीटा, एक बचेगा प्लस का पाई थीटा बाय 180 डिग्री,
पाई थीटा बाय 180 डिग्री, और लास्ट देख रहे हो ये आर कॉमन गया इस आर में से, तो क्या बचा, माइनस का 1। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो टेन थीटा, चले सॉरी, सबसे पहले आर, फिर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस 1। इजी। तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज आ जाती है, कोई भी चैप्टर कहीं पे भी, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी यूज आता है मैथ्स में। मैथ्स का मतलब ही, और एंड में जब आप एडवांस प्रॉब्लम्स कर रहे होगे तो आपको ओपन माइंडेड रहना है, आपको हर टूल यूज करना है जो आपने सीखा है पूरे सिलेबस में, इनफैक्ट प्रीवियस क्लासेस में। आसान सी बात है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 37 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल? तो गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस और सर्किल की रेडियस का डिफरेंस। सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर और सर्किल की रेडियस होती है आर। इन दोनों का डिफरेंस मिला हुआ हमें 37 सेंटीमीटर। देखो यहां से ना आर कॉमन निकल रहा है, ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 अपॉन 2 पाई माइनस 1। पाई की वैल्यू पुट करके देखी जाए, 2 इंटू 27 हो जाएगा 44 बाई 7 माइनस 1। तो 37 अपॉन 44 माइनस 7 अपॉन 7, ये 7 जाएगा न्यूमरेटर में। तो 37 44 माइनस 7 क्या होता है 37, और न्यूमरेटर में वो 7 जा चुका है, 37 से 37 कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अभी 7 सेंटीमीटर मिलने के बाद में आपसे डायमीटर पूछ ले, डायमीटर निकाल लो, सर्कमफेरेंस पूछ ले, सर्कमफेरेंस निकाल लो, एरिया पूछे एरिया निकाल लो, जो मर्जी आपसे पूछा जाए आप सब निकाल सकते हो। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो सर्कमफेरेंस विल बी 2 पाई आर, तो सर्कमफेरेंस विल बी 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7, तो सर्कमफेरेंस विल बी 44 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप एरिया भी निकाल सकते हो, डायमीटर तो आपको पता पड़ी क्या 14 सेंटीमीटर है। आसान सा क्वेश्चन है। If the diameter of a semicircular protector is 14 centimeter, then its perimeter. Protector semicircular ही होता है, इसकी डायमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी पेरीमीटर निकालनी। तो पेरीमीटर में क्या निकालोगे आप, सिर्फ इसकी सर्कमफेरेंस यहाँ पे, ये भी तो ऐड होगा डायमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल बाउंड्री। अगर मैं कोई ट्राइंगल बोलता है तो ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर क्या निकालोगे, उसकी सारी साइड्स का एडिशन। तो यहां पे भी क्या हो रही है पेरीमीटर, इसका डायामीटर प्लस इसके ऊपर बनने वाला सेमी सर्कल। सिंपल सी बात है। डायामीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सेमी सर्कुलर आर्क, मतलब लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क प्लस इट्स डायामीटर, दोनों ऐड होंगे ना। तो सेमी सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगी पाई आर, डायामीटर तो 14 दे रखा है, तो उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो गिवन है। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 प्लस 14 विल बी 36 सेंटीमीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन ना बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। The perimeter of a certain sector of a circle of radius 56 centimeter is 27.2 meter. Find the area of the sector. अब क्वेश्चन के अंदर हमें इसी सर्किल में कोई एक सर्टन सेक्टर के बारे में बताया है, और हमें उस सर्टन सेक्टर की पेरीमीटर पता पड़ गई है। साथ ही साथ हमें सर्किल की रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहली चीज हम लोग हमारी सेक्टर को एक बार बना लेते हैं। मान लो सर्किल का सेंटर O है और हमारा सेक्टर हो गया OAB। सो हमें जो दे रखा है दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, AOB बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी वैल्यू है 27.2 मीटर, 27.2 मीटर। साथ ही साथ सर्किल की जो रेडियस दे रखी है वो है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, एंड यहां पे भी 56 सेंटीमीटर। हमें ना
इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजों की नीड होती है, एक तो एंगल जो वो सेक्टर सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, और दूसरा रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल तो हमारे पास में है, बट हमारे पास में एंगल मिसिंग है। अगर हमारे पास में एंगल आ जाए तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, और एंगल देने के लिए हमें कौन दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब जरा सोच के देखो किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर कैसे बनेगा। पेरीमीटर बनाने के लिए आपको एक तो इसकी रेडियस लेनी पड़ेगी OA, प्लस आपको ये आर्क लेनी पड़ेगी AB, लेंथ ऑफ आर्क, और साथ ही साथ में आपको दूसरी रेडियस लेनी पड़ेगी OB, तब जाके पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बनेगा। और ये चीज ध्यान रखना, ये मीटर में है। अब OA और OB दोनों 56 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया 56 टाइम्स 2 सेंटीमीटर, राइट। तो सेंटीमीटर से छोड़ के इसको मीटर में यही कन्वर्ट कर लिया जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने को बाद में। और ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क AB, और सामने हो गया 27.2 मीटर। अब सब कुछ मीटर में है, इवन लेंथ ऑफ आर्क भी हमारे पास में मीटर में ही आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सो AB मतलब लेंथ ऑफ आर्क AB विल बी 27.2 माइनस 56 का डबल होता है 112, 112 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 1.12, ये सामने गया। तो लेंथ ऑफ आर्क AB कितनी हो गई, 26 मीटर। तो हमें इस आर्क की लेंथ पता पड़ गई 26 मीटर। आसान सी बात है। यूनिट का लोचा है इस क्वेश्चन में, कौन क्या होना चाहिए था मैं भी श्योर नहीं हूँ। या तो ये मीटर में होना चाहिए था, पर ये मीटर में होता तो सामने जाके बहुत बड़ा हो जाता, और नेगेटिव में होता तो ये तो मीटर में नहीं है। दैट मीन्स डेसिमल यहाँ लगना चाहिए था, 2.72 मीटर होना चाहिए था। ये 2.72 मीटर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करने के बाद में मुझे समझ में आया कि यूनिट्स गलत दे रखी हैं। गलत तो क्या दे रखी है, डेसिमल गलत जगह लगा हुआ है। ये ना 27.2 की जगह 2.72 मीटर होना चाहिए। करते हैं 2.72 मीटर करके इसको सही, फिर देखते हैं। तो 2.72 माइनस 1.12 कितना बचेगा हमारे पास में, 1.60। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास में हो जाएगी 1.60 मीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क है, आसान सी बात है। हमें ना इस आर्क की लेंथ पता पड़ गई। अब जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आप लोगों को लेंथ ऑफ आर्क निकालना बताया था, दैट वाज θ/360 इंटू 2πr। तो क्यों ना हम वो फॉर्मूला लगाएं। तो लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू θ/360 टाइम्स 2πr। तो हो ना हो, अगर मुझे थीटा चाहिए तो मुझे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क टाइम्स 360 डिग्री अपॉन 2πr। तो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इज 1.6, 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस वॉज 56 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 0.56 लिख रहा हूँ, ये सब मीटर में ले रहा हूँ मैंने सब मीटर में ले रखा है ना, ये 1.6 भी मीटर में था इसलिए। तो 7 से कैंसिल करा तो 0.8 आ जाएगा, और साथ में 360 डिग्री है, इसको मत भूल जाना। 0.8 डिनोमिनेटर में है, 1.6 ऊपर है, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री बाय 22। अब चाहते हो कैंसिल करना है इसको, चाहते हो तो कर लो, पर अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका रीजन ये है कि आपको एंगल कभी निकालना नहीं था फाइनल आंसर के लिए, आपको निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको एंगल मिल गया 360/22, इसको ऐसे ही छोड़ना। सॉल्व हर चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग लगाओ कि जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, θ/360 लिखना पड़ेगा। θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा की वैल्यू अगर 360 की टर्म्स में है तो हमारा फायदा है ना, 360/22 ये हो गई थीटा की वैल्यू अपॉन 360। मैं पहले इसको सॉल्व करता, फिर वहां रखता, फिर से काटता, तो इतना टाइम क्यों लगाता मैं। हमेशा 2 स्टेप आगे की सोचो।
सो दैट आपको पता हो कि क्या चीजें, क्या किस चीज को नहीं करना और किस चीज को करने से हमारे टाइम की सेविंग होगी, राइट। और साथ में पाई आर स्क्वायर, पाई इज अगेन 22/7 एंड रेडियस वाज 56 सेंटीमीटर। तो इसको 0.56 अब नहीं लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर में चला रहा हूं मैं, फाइनल एरिया जो निकालूंगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लूंगा, राइट। 360 से 360 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 56 टाइम्स 56 अपॉन 7, 7 8s are 56, now 56 times 8, तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर। प्रॉब्लम क्या थी क्वेश्चन में? एक मिसप्रिंटिंग थी। अब मुझे भी नहीं पता असली के क्वेश्चन में क्या सही होगा, मैंने इस क्वेश्चन को बस फिक्स करा है मेरे हिसाब से, जितनी मुझे गट फीलिंग आ रही थी उस हिसाब से यहाँ डेसिमल होना चाहिए था, यहाँ नहीं, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में हमने क्या ढूंढा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को हमने लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूला में रख के थीटा की वैल्यू निकाली। थीटा की वैल्यू एक बार आपके पास में आ गई, रेडियस ऑलरेडी आपके पास में थी, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को समझना, वैल्यूज तो बदलती रहेंगी, ठीक है, वैल्यूज तो ऑन द गो भी बदल जाती हैं। Given 3 sectors of the circle of radius 7 centimeter, making the angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree at the center of the circle. Find the area of shaded region. देखो यहां पे ना हमारे पास में 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं। ये एक सेक्टर है जो कि सर्किल के सेंटर पे 40 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये दूसरा सेक्टर है जो सर्किल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये थर्ड सेक्टर है जो सर्किल के सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। आई डोंट थिंक कि आपको उतना क्लियर दिख रहा होगा, इसलिए मैं शेड कर देता हूं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एक्चुअल में इसमें है एरिया ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स। सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास में ना 3 एंगल्स हैं, थीटा 1 जिसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, थीटा 2 जिसकी वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, और थीटा 3 जिसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तो अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालूं, तीनों को निकाल के ऐड कर दूं, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता पड़ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगेन 80 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगेन 40 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इन तीनों को मुझे क्या करना? ऐड करना। रेडियस की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। ये था आम तरीका, अब समझो खास तरीका। ये करेंगे बच्चे, अब देखो प्रो कैसे करेंगे। सीधे इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दो। इन तीनों एंगल्स का एडिशन हो जाएगा हमारे पास में 60 प्लस 80 प्लस 40 बोले तो 180 डिग्री। सिर्फ इस एक एंगल के लिए आपको सेक्टर निकालना, उन तीनों का एरिया आ जाएगा मिला। आपको 3 बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। हमारे पास में नेट एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री बाय 360 डिग्री टाइम्स पाई इज 22/7 एंड आर इज 7, 7 का स्क्वायर। कैंसिल करा 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर में 2 है, 22 को 11 टाइम्स कैंसिल करेगा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा प्रो वाला तरीका अपनाना, बच्चों वाला मत अपना। इजी। Find the difference of the areas of 2 segments of a circle formed by a chord of length 5 centimeter subtending an angle of 90 degree till the center or at the center. क्वेश्चन के अंदर हमें कॉर्ड दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी है। उस कॉर्ड की वजह से ऑब्वियसली 2 सेगमेंट बन रहे होंगे, हमें उन दोनों सेगमेंट्स के एरियाज का डिफरेंस निकालना है। तो ये ले ली हमने कॉर्ड। कॉर्ड का नेम हम लोगों ने रख दिया ए बी, सर्किल के सेंटर को हम लोगों ने ओ बोल दिया,
अब इस कॉर्ड के बारे में खास बात यह बोल रखी है कि ये कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अभी हमारी ना बहुत हेल्प करवा पाएगी, क्योंकि अगर आप देखो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल OAB, और ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल होने के साथ में ही आइसोसेलेस भी होगा। क्यों आइसोसेलेस होगा? क्योंकि O से लेके A तक रेडियस ऑफ सर्किल है, एंड O से लेके B तक क्या है? ये भी रेडियस ऑफ सर्किल है। तो हो ना हो, इन ट्राइंगल OAB, जहां पे AB कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये मैं लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हैं। यहां पे हमारे पास में OA रेडियस ऑफ सर्किल है, OB भी रेडियस ऑफ सर्किल है, और AB कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करी, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो R की वैल्यू या R स्क्वायर की वैल्यू अभी कितनी हो गई? 25/2। सो यहां से मैं R निकाल सकता हूं, R विल बी रूट में 25/2 मीन्स 5/√2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में रेडियस आ गई। आसान सी बात है। अब हमें इस मेजर और माइनर सेगमेंट के एरियाज का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? मेजर और माइनर सेगमेंट के एरियाज का डिफरेंस। सो जो चीज इसने हमसे पूछी है, जरा मैं वो लिख लूं कि डिफरेंस इन दी एरियाज ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। अच्छा, मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यही करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो मेरे पास में जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या बन जाएगा? दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की जगह आ गया एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना था माइनर सेगमेंट के एरिया को। ये तो पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया है, सब्ट्रैक्ट किसे करना है? माइनर सेगमेंट के एरिया को। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो टेक्निकली एरिया ऑफ सर्किल में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आसान सी बात है। सो मैं ऐसा काम इसलिए कर रहा हूं ताकि आप मेहनत से बच जाओ। आप पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे, फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालोगे, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे। इतना तो करना ही नहीं ना। आप सबसे पहले क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्किल निकालोगे, एरिया ऑफ सर्किल, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे? एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आसान सी बात है, फॉर्मूला बन गया। बस हमें सिर्फ वैल्यूज ढूंढनी है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। कौन सा सेक्टर? सेक्टर OAXB। एक्स मैंने अभी अभी इंट्रोड्यूस करा है। एरिया ऑफ सेक्टर OAXB। और इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस ट्राइंगल का एरिया? ट्राइंगल OAB का, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो पाई आर स्क्वायर, रेडियस है हमारे पास में 5/√2, तो पाई 5/√2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OAXB। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OAXB के लिए हम लोगों को थीटा चाहिए। थीटा इज 90 डिग्री बाय 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर मींस पाई टाइम्स 5/√2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल का एरिया होता है R²/2 साइन थीटा। ठीक है, R कितना हो जाएगा? अगेन 5/√2 का स्क्वायर बाय 2 को मैं आगे की तरफ लिख रहा हूं यहां पे
एंड साथ में साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री। बस अब हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। करें सॉल्व? थोड़ी सी जगह है हमारे पास में, यहाँ सॉल्व हो सकता है। ओके, पाई टाइम्स 5/√2 का स्क्वायर मतलब 25/2 माइनस ट्वाइस ऑफ 90/360 मैंने कट कर दिया, दैट इज 1/4, देन पाई, देन अगेन 5/√2 का स्क्वायर 25/2, 25/2 माइनस 1/2 अगेन 5/√2 का स्क्वायर दैट विल बी 25/2, साइन 91 होता है। जगह शॉर्ट पड़ गई है, थोड़ा सा मामला शॉर्ट कर लिया जाए। इसको श्रिंक कर रहा हूं मैं। ओके, पाई 25/2 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 25π/8 माइनस ये हो जाएगा 25/4। अब हम लोग ना 2 अंदर मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं, तो पाई टाइम्स 25/2 माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाया किससे? 25π/8 से, तो कितना बन जाएगा? 25π/4। ये 2 वापस, माइनस का 2 वापस 25/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? 25/2, पर ये माइनस और माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 25/2। इन दोनों एक्सप्रेशंस में से अगर आप देखो तो 25 टाइम्स π/2 कॉमन है, तो इन दोनों में से मैंने 25π/2 कॉमन लिया, यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और यहां पे माइनस का 1/2, और साथ में आपको मिल रहा है 25/2। बस ये लास्ट वैल्यू है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो कि हमारे पास में आ जाएगा 25π/2 एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इज 1/2, देन प्लस का 25/2 मतलब 12.5, 25π/2 इंटू 2 नीचे, तो कितना हो गया? 4 प्लस 12.5। सिंस क्वेश्चन में कहीं पे भी पाई की वैल्यू हमें मेंशन नहीं करी हुई है, हम लोग इसको पाई में छोड़ सकते हैं, आसान सी बात है। इनफैक्ट इसको, इसमें से भी हम लोग चाहते तो 25 न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल सकते थे, इसको 25/2 ही छोड़ के 12.5 को, तो सिंस आंसर नहीं है तो मैं जनरल सिंप्लीफिकेशन करके छोड़ रहा हूं। अगर आंसर होगा तो काफी हद तक इससे मैच कर जाएगा, एमसीक्यू होगा तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका आंसर कौन सा वाला है। आसान सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशंस करनी थी आपको इसमें। इन अ फिगर a crescent is formed by 2 circles which touch at A. C is the center of larger circle. The width of crescent at BD is 9 centimeter and at EF is 5 centimeter. Find the radii of 2 circles. Crescent समझते हो ना? जब मून के ऊपर अर्थ की परछाई पड़ती है तो हमें क्रीसेंट मून दिखाई देता है। अब जरा एक आंख बंद करके डायग्राम देखो, आपको क्रीसेंट मून दिखाई देगा, या फिर दोनों आंखें से थोड़ी थोड़ी बंद करके दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्रीसेंट मून दिखाई देगा। चन्ना मामा, वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल के भी आ सकती है, समझ गए? ये तो एक लैंग्वेज है, इसकी अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो हमें इन 2 सर्कल्स की रेडियस निकालनी है, जहाँ पे क्रीसेंट की इस जगह पे हमको विड्थ दे रखी है और इस जगह पे हमको विड्थ दे रखी है, और इनका हमें यूज करना है। आसान सी बात है, कैसे करेंगे? तो जो गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। मैंने बोला लेट, गिवन है वो भी लिख रहा हूं, और जो मानना है वो भी लिख रहा हूं, जो मांगा गया वो भी लिख रहा हूं। लेट द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ऑब्वियसली बाहर वाला, इज R1 एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज R2। तो जरा रिप्रेजेंट कर दिया जाए। देखो यहां पे C जो था ना वो सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल था, तो हो ना हो B से C की डिस्टेंस R हो जाएगी, कैपिटल R, लाइक R1 हो जाएगी, और C से A की डिस्टेंस भी R1 हो जाएगी। आसान सी बात है। और D से A की डिस्टेंस, इसको हम नीचे ले लेते हैं, D से A की डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर
यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ R2, क्योंकि ये डायामीटर होगा इसका। ऑब्वियसली अगर मैं B से A की डिस्टेंस भी ले लेता तो ये क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ R1, जो कि क्या हो जाता, डायामीटर ऑफ लार्जर सर्किल। आसान सी बात है। तो ये कुछ हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है और हमें यही रेडाई फाइंड आउट करनी है, रेडाई ऑफ दीज टू सर्किल्स। तो गिवन क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो हमें BD गिवन है, दैट 9 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और एक हमें गिवन है EF, E ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज E। तो E से लेके F तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहां भी दिखा सकते हैं, दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली हमें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। अब यहां से अगर आप नोटिस करो तो B से लेकर A की लेंथ है 2R1 एंड D से लेकर A की लेंथ है 2R2 और हमें BD दे रखा है। तो BD किस किस से मिलके बना है या किन का डिफरेंस है? BD इज द डिफरेंस ऑफ BA एंड DA, BA माइनस DA। B से लेकर A तक था 2R1, तो 9 इज इक्वल्स टू 2R1 माइनस, और D से लेकर A, D से लेकर A है 2R2। तो यहां पे हमारे पास में एक रिलेशन आ गया दैट R1 माइनस R2, इन दोनों में से 2 कॉमन हुआ और वो 2 9 के नीचे गया, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी गेट, ये हमें फर्स्ट थिंग पता पड़ गई। ठीक है, मैथ्स में जब आप एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो चैप्टर की बैरियर खत्म हो जाते हैं, कोई भी चैप्टर कहीं पे भी यूज में आ सकता है। अब मैं आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाने वाला हूं, उन ट्राइंगल्स को जरा गौर से देखना। एक ट्राइंगल है हमारे पास में, ट्राइंगल ECA, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, राइट, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल DEC। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला। यहां पे एक एंगल थीटा ऊपर दे रखा है और ये एंगल 90 हो गया। तो हो ना हो ये 2 ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर हो सकते हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ECA, यही लिख रहा हूं इनके नीचे, इन ट्राइंगल ECA एंड ट्राइंगल DCE। क्यों लिखा है ऐसे मैंने DCE? क्योंकि C से C एंगल इक्वल है, E से यहां के E से यहां का A एंगल इक्वल है, तो उसी ऑर्डर में लिखा मैंने जिस ऑर्डर में ये सिमिलर है। ठीक है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ECA इज सिमिलर टू DCE। तो जब 2 ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं। सो एक तो मैंने इस वाले ट्राइंगल से उठा लिया CA की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी CE, तो CA अपॉन CE। अब इस वाले ट्राइंगल से उठा रहा हूं मैं EC, बड़े वाले ट्राइंगल से मैंने EC उठाया और EC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी DC। देखो EC की कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? DC। तो ये मेरे पास में एक रेशियो आ गया। अब मुझे CA, CE, EC, DC को उन टर्म्स में लिखना है जो टर्म्स मुझे ऑलरेडी पता है, और वो टर्म्स क्या है? R1, R2, या फिर ये 5 सेंटीमीटर या फिर ये 9 सेंटीमीटर। मुझे 4 चीजें पता है सर, समझ गए? तो सबसे पहले CA की बात करते हैं। C से लेकर A तक की लेंथ, C से लेकर A तक की लेंथ क्या हो जाएगी? R1। तो मैं यहां पे इस जगह पे ये सारे मेजर्स लिख देता हूं। तो CA इज R1। C से लेकर E, C से लेकर E तक क्या हो जाएगा? देखो CE ये वाली लेंथ है, दिस लेंथ, तो CE बन जाएगा CF माइनस FE, CF माइनस FE। अब CF क्या होगा? CF इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस बिगर सर्किल, क्योंकि C सेंटर था, तो CE विल बी R1 माइनस 5, FE इज 5। आसान सी बात है। सिमिलरली EC और CE तो एक ही है, तो EC
ये भी हो जाएगा R1 माइनस 5, EC एंड C आर द सेम, बस लिखा उल्टा है, राइट। एंड लास्ट इज DC, D से लेकर C तक। सो DC क्या हो जाएगा? DC विल बी BC माइनस BD, यस। और यहां पे BC कौन है? BC भी रेडियस है बड़े वाले सर्किल की, तो R1 माइनस और ये BD दे रखा है 9। तो इन सारी वैल्यूज को उठा के हमें इस रेशियो में पुट करना पड़ेगा। इस रेशियो में, इस रेशियो में पुट करते हैं। CA की जगह गया R1, CE की जगह गया R1 माइनस 5 इज इक्वल टू EC की जगह फिर से गया R1 माइनस 5 और लास्ट DC की जगह गया R1 माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? R1 इंटू R1 माइनस 9 सामने R1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस 9R1 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर माइनस 10R1 प्लस 25। R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल, उस 10R1 को सामने सेंड करा तो कितना हो जाएगा? माइनस 9R1 प्लस 10R1 इज इक्वल टू 25। तो यहां से हमारे पास में R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब एक बार आपके पास में R1 की वैल्यू आ गई तो आपके पास में R1 और R2 का रिलेशन ऑलरेडी अवेलेबल था इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन 1, R1 माइनस R2 वॉज 4.5, हमें R2 निकालना है तो हमने ट्रांसपोजिंग कर दी, तो R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 4.5, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 4.5, तो R2 विल बी 20.5 सेंटीमीटर। So R1 is 25 सेंटीमीटर एंड R2 is 20.5 सेंटीमीटर। आसान सी बात है? आसान सी नहीं है, थोड़ी सी टफ सी बात थी, थोड़ी सी टफ थी, बट कर सकते हो। AB is one of the direct common tangent of two circles of radii 12 centimeter and 4 centimeter respectively, touching each other. Find the area of region enclosed by the circle and the tangent. तो कहानी कुछ ऐसी है क्वेश्चन की कि दो सर्किल्स हैं और वो दोनों सर्किल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों सर्किल्स की रेडियस अलग अलग है, एक की 12 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली मैंने भी बड़ा छोटा बनाया। इन दोनों की ना एक कॉमन टेंजेंट भी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। वैसे डायरेक्ट वर्ड पे बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको, बस ये समझो कि इनकी एक कॉमन टेंजेंट है। हमसे ना सर्किल्स और इस टेंजेंट के बीच का एरिया मांगा गया। पता है कौन सा एरिया होगा? दिस वन। आसान सी बात है। देखो अब थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं। AB इज दी वन ऑफ द डायरेक्ट टेंजेंट, तो ये A हो गया, ये B हो गया, दिस इज द टेंजेंट। एंड द रेडाई ऑफ दीज टू सर्कल्स, मान लो इस सर्किल का सेंटर में ले रहा हूं O, तो O से अगर मैं इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर लेंथ कौन हो जाएगी? इस सर्किल के लिए रेडियस। तो इसको मैंने बोला R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और सिमिलरली मैंने इस सर्किल के सेंटर को बोल दिया P। P से अगर मैं फिर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ओ P से जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या बन जाएगा? इस सर्किल के लिए रेडियस, और ये हो जाएगा कितना? R2 12 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने O से P को भी ज्वाइन करवाया, तो यहां पे इन दो पॉइंट्स को जहां पे ये रेडाई टेंजेंट से मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने Q और R लेबल कर दिया। हमें ये वाला रीजन चाहिए जो मैंने रेड से ना शेड करा हुआ है। अब बाय कंस्ट्रक्शन मैं यहां से O से इस PQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा रहा हूं और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं S। ऑब्वियसली बात है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल ORQS में एंगल S 90, एंगल Q 90, एंगल R 90 होगा तो एंगल O भी 90 डिग्री होगा। तो हो ना हो OR
और क्यू एस की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ओ आर कितना था 4 सेंटीमीटर, तो क्यू एस भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन ये निकला कि पी एस इज पी क्यू माइनस एस क्यू। ये तो आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि पी एस मतलब इतनी लेंथ पी क्यू माइनस एस क्यू हो जाएगी। तो पी एस कितना हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी थी आर टू इज 12 माइनस एस क्यू इज 4। सो पी एस इज 8 सेंटीमीटर। ये काम की चीज है, संभाल के रखनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ध्यान से देखूं, जिसको मैंने कोई नाम नहीं दिया अब तक, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इन दोनों सर्किल की रेडाई आपस में मिल रही है। तो O से लेके इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चलो इसको X बोल देते हैं, O से लेके X की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और X से लेके P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हो ना हो OP की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 12 मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो अब ना हमारे पास में एक काम की चीज आ गई है, ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल POS। जरा इस ट्राइंगल की बात कर लीजिए। इस ट्राइंगल POS में मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं। ये वो एंगल है जो कि ये पर्टिकुलर आर्क इस बिगर सर्किल के सेंटर पे ड्रॉ कर रही। क्या बोलूंगा मैं इसको, थीटा। ये बाद में काम आएगी। हमारे पास में P से लेके S तक की डिस्टेंस थी, दैट वाज 8 सेंटीमीटर। हमारे पास में O से लेके P की डिस्टेंस आ गई, दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से इस लेंथ को निकाल सकते हैं, OS को? कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आसान सी बात है। 256 माइनस 64 192। अब 192 किसी का भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे वही छोटी क्लासेस की तरह। 2 से डिवाइड करा 96, 2 से डिवाइड करा 48, 2 से डिवाइड करा 24, 2 से डिवाइड करा 12, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, 2 raised to the power 6 into 3. So that means this length will be 8√3 unit. कौन सी लेंथ आ गई, OS। अब हमारे पास में ना इस ट्राइंगल के लिए बेस भी आ गया। कितना, 8√3 यूनिट्स। अब ये जो बेस OS है, ये एक्चुअल में हमारी इस कॉमन टेंजेंट की भी लेंथ है। कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई 8√3 यूनिट्स, मतलब 8√3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था कि हमको इस कॉर्ड और सर्किल्स के बीच का एरिया निकालना है। कॉर्ड और सर्किल के बीच का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, PQRO, माइनस एरिया ऑफ दीज टू सेक्टर्स, कौन से सेक्टर, O से लेकर R से लेकर X एंड P से लेकर X से लेकर Q। अब हमें ट्रेपेजियम के एरिया के लिए नेसेसरी चीजें पता पड़ चुकी हैं। हमें ट्रेपेजियम में दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है, हमें उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, मतलब हम ट्रेपेजियम का एरिया तो निकाल लेंगे। अब एक चीज हमारे पास में मिसिंग है, ये एंगल्स। हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट है ताकि हम इस सेक्टर को निकाल सकें। वेट, ताकि हम इस सेक्टर को निकाल सकें, और एक हमें इस एंगल की जरूरत है ताकि हम लोग इस सेक्टर को निकाल सकें। ताकि हम इस सेक्टर को निकाल सकें, तो हमें इन दो एंगल्स की रिक्वायरमेंट है। अब एंगल्स कैसे आएंगे, इस ट्राइंगल से। याद है इस ट्राइंगल में मैंने इस एंगल को क्या बोला था, थीटा। हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है, राइट। हमें इसकी ऑपोजिट वाली साइड भी पता है, हमें इसकी एडजेसेंट साइड भी होता है। तो क्यों ना हम लोग tan थीटा लगा लें। तो tan थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है इस थीटा के रेस्पेक्ट में, OS, और बेस कौन है, PS। सो tan थीटा विल बी, OS इज 8√3 और PS इज 8।
तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब आपको याद होगा tan की टेबल से कि tan की वैल्यू √3 कहां होती थी, tan 60 डिग्री पे। tan की वैल्यू √3 कहां होती थी, tan 60 डिग्री पे। तो हो ना हो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। अब क्या इसके 60 डिग्री होने पे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो, हमें इस क्वाड्रिलेटरल के बाकी 3 एंगल्स पता पड़ गए हैं। एंगल R 90 डिग्री था, ये हमने कंस्ट्रक्ट करा था। एंगल Q 90 डिग्री था, ये हमने कंस्ट्रक्ट करा था। और एंगल P 60 डिग्री, ये हमने अभी अभी फिगर आउट करा। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240। सो दैट मीन्स एंगल O विल बी 360 डिग्री माइनस 240। सो दैट विल गिव यू 120 डिग्री। अब हमारे पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने के सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, बस हमें करना क्या है, फॉर्मूला पुट करना है। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OPQR minus area of sector ORX minus area of sector PQX। माइनस यहां लगा रहा हूं मैं, ORX माइनस एरिया ऑफ सेक्टर PQX। आसान सी बात है, बस वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमें उस सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसे कि हम एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब सर्किल के अंदर बना सकते हैं। ऐसे सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, मैंने बना भी दिया। मान लो ये सर्किल का सेंटर है और ये ABCD ये हमारा स्क्वायर है। हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास में स्क्वायर की साइड नहीं है, हमारे पास में रेडियस ऑफ सर्किल है। एक्चुअल में यहां पे इसका सेंटर O है। ये जो AC डायगोनल होगा ना स्क्वायर ABCD का, वो डायामीटर होगा सर्किल का। सो AC कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ R। तो मेरे पास में डायगोनल की लेंथ आ गई है इसकी, स्क्वायर की। अब स्क्वायर के डायगोनल की हेल्प से हमें उसका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर के डायगोनल से उसका एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू D1 D2। तो हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 16/2 मीन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसी को लगता है कि सर ये बहुत शॉर्ट हो गया, तो लंबा कर लो। देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों की साइड AA होगी। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो बेस का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब फिर से A का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ से 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो मुझे तो A स्क्वायर ही निकालना है ना, 16/2। तो फिर से क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं A स्क्वायर बोलूं, A स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे A मैंने क्या लिया, साइड ऑफ स्क्वायर। या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो, आपने डायगोनल निकाल ही लिया था, डायगोनल निकाल लिया, बस दोनों डायगोनल की वैल्यू एक्चुअल में सेम होती है। किसी भी स्क्वायर के दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लोग ये भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको मल्टीपल चॉइसेस दे रहा हूं, क्या इधर आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कमसर्कल एंड इन सर्किल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, हमें ना इसके अराउंड एक सर्कल बनाना है, दैट इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल। और हमें एक इसके अंदर भी सर्कल बनाना है, दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। और हमें
फाइनली उन दोनों सर्किल्स के एरियाज का रेशो निकालना है। तो ये हम ले लेते हैं सर्कम सर्किल, जो कि इस स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करेगा। सेकेंडली हमें चाहिए एक इन सर्किल, जो कि स्क्वायर के अंदर बनेगा। हमें इन दोनों सर्किल्स के एरियाज का रेशो निकालना है, आसान सी बात है। और स्क्वायर की जो साइड है ना वो ए है, तो ये हमने ले ली स्क्वायर की साइड, दैट इज ए। ये हो गया सर्किल का सेंटर। तो जो इन सर्किल है ना, इन सर्किल में तो आपको डायरेक्टली विजिबल है कि इन सर्किल का डायामीटर किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर की साइड के इक्वल। देखो ये डायामीटर जो है स्क्वायर की साइड के इक्वल है। सो फॉर इन सर्किल diameter is equals to side of square. That means इसकी जो रेडियस हो जाएगी, जिसको कि मैं R1 ले रहा हूं, R1 क्या हो जाएगा a/2। तो इस वाले सर्किल का एरिया, इन सर्किल का एरिया A1 इज इक्वल्स टू पाई R1 का स्क्वायर पाई a/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स पाई a²/4। ये आ गया हमारे पास में इन सर्किल का एरिया। अब जो सर्कम सर्किल है, अगर मैं उसका डायमीटर प्लॉट करूं तो डायमीटर जो होगा वो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, राइट। सर्कम सर्किल का डायमीटर जो है वो स्क्वायर का डायगोनल है। इन सर्किल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है, और सर्कम सर्किल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल बनेगा। So that means for circumcircle, its diameter is equals to diagonal of square। अब स्क्वायर का डायगोनल क्या आएगा, स्क्वायर की साइड a है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, √2, और a बाहर निकल जाएगा। जिसको नहीं याद आ रहा फटाफट से यहां देख लेना, ये हो गया a, ये हो गया a। सो मान लो कि हमारे स्क्वायर का नेम ABCD था, तो ABC, और हम लोग क्या ढूंढना चाहते हैं, हाइपोटेनियस AC, जो कि सर्किल के लिए उसका डायमीटर है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू रूट में कितना हो जाएगा, a² प्लस a²। सो a² प्लस a² कितना हो गया, 2, रूट में 2a², a² रूट से बाहर निकला तो क्या बना, a√2, तो इसलिए a√2 या √2 है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, बट बीच में बता रहा हूं ताकि आप ये बेसिक चीजें भूलो ना। सो ये जो डायगोनल निकला है सर्कम सर्किल के लिए डायामीटर भी होगा, राइट। ये डायगोनल सर्कम सर्किल के लिए डायामीटर होगा, दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इस a√2 का हाफ, दैट मीन्स a/√2। ये हो गई हमारी सेकंड वाले सर्किल के लिए रेडियस। कौन से सर्किल के लिए रेडियस, जो सर्कम सर्किल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a2 पाई r2 का स्क्वायर। सो a2 क्या बन गया, पाई r2 मतलब a/√2 का स्क्वायर। सो दैट विल गिव यू पाई/2 एंड a²। हमें दोनों एरियाज मिल चुके हैं, हमें सर्कम सर्किल का एरिया पता पड़ गया, हमें इन सर्किल का एरिया पता पड़ गया। हमें रेशो निकालना है सर्कम सर्किल वर्सेस इन सर्किल। तो सर्कम सर्किल का एरिया है πa²/2, और इन सर्किल का एरिया था πa²/4। ये 4 ऊपर जाएगा, πa² यहां आएगा, तो πa² अपॉन πa², 4 ऊपर गया 2 नीचे था, πa² से πa² कैंसिल, एंड 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। रेशियो जाएगा 2:1 का। रेशियो कितना होगा, 2:1 का। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट लॉजिक बहुत अच्छा था कि अगर आप एक स्क्वायर लें, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बनाए, स्क्वायर के बाहर एक सर्किल बनाए, अगर बाहर वाले सर्किल का एरिया 2 है तो अंदर वाले का कितना होगा, 1 है। अगर अंदर वाले सर्किल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बाहर वाले का कितना होगा, डायरेक्टली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिजल्ट से याद रखना, ये एमसीक्यूज में आपको ना हेल्प करवा देंगे ये चीजें, कि जब आप एक स्क्वायर लेते हो उसके बाहर एक सर्किल बनाते हो, दैट इज सर्कम सर्किल,
और उसके अंदर जब आप एक सर्किल बनाते हो तो बाहर वाले सर्किल का एरिया अंदर वाले से डबल होता है। क्या याद रखना है? डबल होता है। गॉट इट? तो ये रिजल्ट्स भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, कभी कभी ये चीजें काम आती। आसान सी बात है। इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB is 5/18 of area of circle, then find x। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था? दैट इज θ/360 पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता था? एरिया ऑफ सर्किल। अब अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल को यहां भेज दूं तो एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? θ/360। हमें ये रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्किल इज 5/18। तो हमें ये वैल्यू गिवन है 5/18। हमसे ये थीटा मांगा हुआ है। 360 को सामने भेजा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 360 डिग्री अपॉन 18। 18 2 जार 36, यहाँ आ गया 20 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 5 टाइम्स 20 डिग्री, दैट मीन्स 100 डिग्री। और इस केस में हमारा थीटा कौन है? एक्स है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 100 डिग्री। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जब शुरुआत में मैंने सेक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर वर्सेस एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो एंगल वर्सेस 360 डिग्री होता है। और वो एंगल कौन सा लिया जाता है? जो कि सेक्टर सेंटर पे बना रहा होता है। आसान सी बात है। इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद द वर्टिसेस A, B, C and D of quadrilateral ABCD as centers. Find the area of shaded region. देखो ये ABCD ना एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों वर्टिसेस पे 7 सेंटीमीटर्स की ये 4 आर्क्स बनाई हुई हैं। और चारों वर्टिसेस को सेंटर की तरह ट्रीट करा हुआ है हर आर्क के लिए। चारों वर्टिसेस को क्या ट्रीट करा हुआ है? सेंटर्स की तरह ट्रीट करा हुआ हर आर्क के लिए। अब अगर हमें इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? एक तो रेडियस, रेडियस हमारे पास में ऑलरेडी है 7, और दूसरा हमें चाहिए होगा एंगल ए। सिमिलरली अगर मुझे इस पर्टिकुलर रीजन के लिए एरिया निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? रेडियस, रेडियस हमारे पास में है, फिर हमको चाहिए एंगल डी। ऐसे इसके लिए हमें एंगल बी चाहिए, इसके लिए हमें एंगल सी चाहिए। बट ये एंगल्स हमारे पास में नहीं है, पर हमारे पास में फॉर्मूला है। और दूसरी चीज हमारे पास में लॉजिक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं लॉजिक कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एंगल ए बाय 360 डिग्री टाइम्स पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस एंगल बी बाय 360 डिग्री पाई टाइम्स फिर से 7 का स्क्वायर प्लस एंगल सी बाय 360 डिग्री पाई टाइम्स 7 का स्क्वायर और प्लस एंगल डी बाय 360 डिग्री पाई टाइम्स 7 का स्क्वायर। ये आ गए चारों एरियाज। इन चारों एरियाज को ही तो ऐड करना है, तभी जाके आपको शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, मतलब इन चारों येलो सेक्टर्स का। अब जब चारों को मैंने ऐड करा तो मैंने ये पाया कि सब में पाई टाइम्स 7 स्क्वायर बाय 360 कॉमन था। तो पाई टाइम्स 7 स्क्वायर बाय 360 सब में कॉमन है। अंदर क्या बचा है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब एबीसीडी हमें क्या दे रखा था? एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? बचपन में पढ़ी हुई चीजें हमेशा काम आएंगी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस इज 360 डिग्री। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 360 डिग्री। और हमारे पास में क्या रह गया बाहर? पाई टाइम्स 7 का स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 की एक पावर से डिनोमिनेटर वाला 7 कैंसिल। 22 टाइम्स 7, द वैल्यू विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कैसा लगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन था। जो पढ़ा जाता है ना उसको भूलना नहीं होता। हर छोटी क्लास में पढ़ी हुई चीज याद रखनी जरूरी है।
कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है मैथ्स में, मैथ्स ऐसी